हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। चलो, गुड मॉर्निंग 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 सबके लिए गुड मॉर्निंग। चालू करते हैं अपना फटाफट से सेशंस को और पढ़ाई करते हैं। और इसको सटासट रिवीजन करो, परीक्षा में यही क्वेश्चन आने की संभावना देखो। फटाफट चलो 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 चलो, हम वहीं से चालू करते हैं। ताड़ी विरोधी आंदोलन महिलाओं का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ताड़ी विरोधी आंदोलन, पहला क्वेश्चन है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन क्या होता है। आंध्र प्रदेश में पुरुष जो है ताड़ी जो है क्या बोलते हैं, आंध्र प्रदेश की बात है। और ये जो है गांव का है, बात है, जो महिला लोग जो है शराब का प्रतिबंध लगाने के उपलक्ष्य में ये सब किया था। देखिएगा, आंध्र प्रदेश में पुरुष ताड़ी मदिरा शराब आदि पी करके वहाँ के महिलाओं पर जुर्म करते थे, अत्याचार करते थे, जिसके कारण दिन प्रतिदिन शारीरिक यानी कि उनकी जो मानसिक बीमारी होती है ना, मानसिक, दारू पियो सोयो मारो, आर्थिक रूप से कमजोर होने लगे तथा गृहस्थ भी उनका क्या हो रहा काम नहीं करते थे। ताड़ी शराब के बिक्री पर पाबंदी लगाने के लिए जो है वहाँ की महिलाओं ने इस आंदोलन को क्या किया था, चालू किया था। इसको ही ताड़ी विरोधी आंदोलन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन से देखिएगा, WTO का एक वर्ल्ड ट्रेड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो क्या होता है? WTO क्या होता है? देखिएगा, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन होता है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के उदार बनाना होता है। WTO की स्थापना जनवरी 1995 में हुआ था, जिसमें भारत संस्थापक देश रहा था। विदेशी व्यापारियों तथा विदेशी निवेशों के उदारीकरण के लिए तथा विदेश के सभी देशों के मुक्त व्यापार के लिए WTO का विश्व व्यापार संगठन स्थापना किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सन 1991 में आर्थिक सुधार से आप क्या समझते हैं? भारत में सन 1991 में जो आर्थिक सुधार हुआ था उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मेरे प्यारे बच्चों, ये सारा क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। देखिएगा, भारत में सन 1991 में आर्थिक सुधारों के बारे में बताना। भारत में 1991 में भारत में आर्थिक सुधार की नीति को लागू किया गया, जिसका दृष्टिकोण था वो अर्थव्यवस्था की कुशलता, उत्पादकता, ठीक है, उत्पादकता, लाभदायकता एवं प्रतियोगिता के शक्ति के स्तरों को वृद्धि करना था, बढ़ाना था। अगला है जो कि आपने के परीक्षा में पूछे ही जाएंगे, उदारीकरण है, निजीकरण है, वैश्वीकरण है, ये तीनों चीज पूछता है। उदारीकरण का अर्थ होता क्या है? सरकार द्वारा लगाए गए सभी अनावश्यक नियंत्रण तथा क्या हो चलो, ये हो गया था। अगला है कि उपभोक्ता जागरण हेतु विभिन्न नारों को लिखिए। बताइए, उपभोक्ता जागरण हेतु विभिन्न नारे इस प्रकार हैं। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। उसके बाद से है सावधान, ग्राहक सावधान, सतर्क उपभोक्ता, सुरक्षित उपभोक्ता। ये जो है नारा होता है। अपने अधिकारों को पहचानो, उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकारों को क्या करो, रक्षा करो, अपने अधिकारों की रक्षा करो, ये होता है। अगला देखिएगा, भरने वाला है, बहुराष्ट्रीय कंपनी वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा सकती है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व के देशों के व्यापारों को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? ये ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का मामला है, तो इसको देखिए 1995 में हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, शॉर्ट आंसर शीट। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? तो देखिएगा, वैश्वीकरण से हम यही समझते हैं कि वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें विश्व के विभिन्न अर्थव्यवस्था का समन्वय करके वस्तुओं एवं सेवाओं को क्या किया जाता है, प्रौद्योगिकी, पूंजी और श्रम श्रम या मानवीय पूंजी का क्या किया जाता है, बिना बाधा से प्रवाह किया जाता है। उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? बोलिए, क्या बोलते हैं? तो वैश्वीकरण बोलते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी किसको कहते हैं? तो विश्व व्यापार संगठन क्या है, यह कब और क्यों पारित किया गया है, इसके बारे में देखते हैं। अभी देखिए, स्वयं सहायता समूह हेल्प सेल्फ ग्रुप क्या होता है? यह ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर महिलाओं का संगठन होता है, जो बैंक से लघु ऋण लेकर, छोटा ऋण लेकर के पारिवारिक जरूरतों को क्या करती हैं, पूरा करती हैं, हाँ, एवं गांव के विकास में अपना योगदान देती हैं। इसमें सदस्यों की संख्या जो 15 से 20 होती है, स्वयं सहायता समूह हेल्प सेल्फ ग्रुप में। भारत में सहकारिता की शुरुआत किस प्रकार हुई थी? संक्षिप्त में उसका वर्णन करना है। सहकारिता क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, पहले ये देखते हैं। भारत में 19वीं सदी के प्रारंभ में निर्धन और कमजोर वर्ग के लोगों के उत्थान और किसानों की शक्ति यानी कि उनके बढ़ावा को बढ़ावा देने के लिए
ना उनके ऋण को जो है देने के लिए, फिर उन जरूरतमंद ऋण को देने के लिए 1904 ईस्वी में सहकारिता साख समिति विधान पारित किया गया और इसे धीरे धीरे भारत में सहकारिता का विकास कर लिया गया, और जिसको जो चाहिए था वो सहकारिता विभाग से मिलता था किसान को। सूक्ष्म वित्त योजना को परिभाषित करना है। इस योजना के द्वारा गांव कस्बे, जो कस्बे होते हैं छोटे मोटे जिला और गरीब परिवार को इसमें शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि एटीएम क्या होता है। ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन स्वचालित होता है। ऑटोमेटिक एक स्वचालित मशीन है जो प्लास्टिक के मुद्रा पत्र के द्वारा 24 घंटे रुपये निकालने तथा जमा करने की सेवा प्रदान करता है। आगे चलिए, क्रेडिट कार्ड क्या है, तो देखिएगा क्रेडिट कार्ड क्या है, ध्यान से देखिए। क्रेडिट कार्ड कहता है कि साख पत्र क्रेडिट कार्ड से मतलब उन साधनों से है जिनका उपयोग साख मुद्रा के रूप में किया जाता है। साख पत्र के आधार पर साख या ऋण का आदान प्रदान होता है। ये एक प्रकार का क्या होता है, प्लास्टिक का मुद्रा है। आप एटीएम में जाते हैं तो पैसा निकालते हैं ना, वही है। चलिए, साख का प्रकार देखिएगा, तो साख का प्रकार में जो है चेक होता है, बैंक ड्राफ्ट होता है, यात्री चेक होता है, प्रतिज्ञा पत्र होता है, एक हुंडी भी आता था पहले, हुंडी। चलिए आगे चलते हैं। मुद्रा के आर्थिक विकास पर प्रभाव डालना है, तो देखिएगा मुद्रा के आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालिए। मुद्रा के आर्थिक महत्व प्रकाश इस प्रकार है। आधुनिक आर्थिक व्यवस्था में मुद्रा का काफ़ी महत्व बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है? क्योंकि वर्तमान समय में समाज से मुद्रा हटा दिया जाए तो सारी अर्थव्यवस्था क्या हो जाती है, अस्त व्यस्त हो जाएगी। अगर पैसा को हटा दिया जाए तो सारी अर्थव्यवस्था जो है चरमरा जाएगी, अस्त व्यस्त हो जाएगी। उसके आगे देखिए, यदि मुद्रा न होती तो विश्व के विभिन्न देशों में इतनी आर्थिक प्रगति कभी संभव नहीं हो पाती। पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था में मुद्रा आर्थिक विकास के मार्ग में एक क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है, निभा रही है। मुद्रा के विकास पर प्रकाश डालिए। मुद्रा का विकास कैसे हुआ उसके बारे में बताइए। देखिएगा मुद्रा के विकास पर प्रकाश इस प्रकार है। मुद्रा की विकास का इतिहास, मानव सभ्यता के विकास का इतिहास। एकदम आराम से, जैसे जैसे मानव सभ्यता का बात कर रहा है वैसे वैसे मुद्रा की भी बात किया जाएगा। चलिए अगला पीडीएफ यही ना था जी। चलिए, कोई दिक्कत ना है भाई, बीच में कटता है। चलो चलिए, ये हो गया था। चलिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस भी हो गया था, स्वयं सहायता समूह भी हो गया था, मुद्रा ये हो गया था। चलिए, मुद्रा के बारे में पढ़ रहे थे। चलो, मुद्रा देखिएगा, कहते हैं कि आवश्यकता क्यों है, लेकिन धीरे धीरे आवश्यकता बढ़ती गई और आवश्यकता की पूर्ति हेतु वित्तीय सहायता जो है प्रदान करती गई। सूक्ष्म वित्त योजना के द्वारा छोटे या लघु पैमाने पर साख अथवा ऋण की सुविधा उपलब्ध होती है। वित्तीय संस्था क्या होती है? वित्तीय संस्था से हम यही समझते हैं कि आप लिखिएगा, वित्तीय संस्था से यही समझते हैं कि जो किसी देश अथवा राज्य में लोगों की आवश्यकता को पूर्ण करने हेतु साख एवं मुद्रा संबंधी कार्यों का संपादन करती है, उसको क्या कहते हैं? वित्तीय संस्था कहते हैं। राज्य की वित्तीय संस्था को कितने भागों में बांटा गया है? तो राज्य की वित्तीय संस्था को बाबू ध्यान से देखिएगा, 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन भाग में बांटा गया है? गैर संस्था यानी कि सेठ साहूकार उसमें आते हैं, व्यापारी महाजन गैर संस्थान में। चलिए आगे देखिए, अगला है आवर्ती जमा क्या पढ़ना है। आवर्ती जमा क्या होता है? चौथा है आवर्ती जमा। आवर्ती जमा क्या होता है पढ़िए आराम से, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब आते हैं सहकारिता से आप क्या समझते हैं। तो सहकारिता से हम यही समझते हैं कि सहकारिता वह संगठन होता है जिसके द्वारा 2 या 2 से अधिक व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक मिलजुल कर समान स्तर पर आर्थिक हितों की वृद्धि करते हैं। इस प्रकार सहकारिता उस आर्थिक व्यवस्था को कहते हैं जिसमें मनुष्य आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिलजुल कर कार्य करते हैं। अतः इसका सिद्धांत सब प्रत्येक के लिए और प्रत्येक सब के लिए है। ऑल फॉर ईच एंड इज फॉर ऑल। वस्तु विनिमय क्या होता है? तो आप समझिए कि किसी एक वस्तु का किसी दूसरी वस्तु के साथ बिना मुद्रा के साथ, हम आपको 1 किलो चावल दे दिए, आप हमको 1 किलो आटा दे दिए, तो समझ लीजिए इसको ही वस्तु विनिमय बोलेंगे। चलिए,
मौद्रिक प्रणाली का विकास कैसे हुआ? मौद्रिक प्रणाली जब कोई व्यक्ति अपनी वस्तु या सेवा को बेच करके मुद्रा प्राप्त करता है और फिर उसे मुद्रा से अपनी आवश्यकता अनुसार कोई वस्तु ले लेता है तो उसको ही हम लोग मौद्रिक प्रणाली कहते हैं। मुद्रा की परिभाषा दे। रुपया क्या होता है? मुद्रा क्या होता है? मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है जो क्रय तथा विक्रय दोनों में होती है, बीच का काम करती है। पैसा है, आप बाजार में जाइएगा तो लोग पूछेंगे आप कैसे हैं, पैसा है तो कैसे हैं, वो तो ठीक है, जाइएगा तो जो खरीदना होगा तो पैसा दीजिएगा, पैसे के बदले वो आपको क्या देगा? आपका जो ज़रूरतमंद सामान है वो आपको देगा, ठीक है। चलिए वो तो अगला लिखिएगा कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों तरफ संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है, उसे मुद्रा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाले कठिनाइयों का वर्णन करिए। राष्ट्रीय आय की गणना में कौन कौन सी कठिनाइयाँ हो रही हैं उसकी गणना करना है। राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयों का वर्णन इस प्रकार है। पहला है राष्ट्रीय आय की गणना। देखिएगा पूरे देश के लोगों के आय को उत्पादन के रूप में क्या किया जाए? उत्पादन के रूप में उनको उत्पादन के रूप में या उसके आय के रूप में आंकते हैं, जिसमें काफ़ी कठिनाई होती है। भौगोलिक अगर चलिए दूसरा है कि भौगोलिक एवं मानवीय संसाधन की संरचना के कारण कभी कभी एक ही व्यक्ति के आय की गणना 2 बार हो जाती है। अगला तीसरा पॉइंट कहता है कि आंकड़ों को एकमात्र, देखिएगा ध्यान से, आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाइयाँ तो होती है, क्योंकि यदि सही आंकड़ा उपलब्ध नहीं हो तो राष्ट्र की विकास जो है सही तरह से नहीं हो पाएगा। अगला पॉइंट है मूल्य मापने में भी कठिनाई होती है, क्योंकि किसी उत्पाद का मूल्य कितना हो ये निश्चित करना बहुत ही कठिन हो जाता है। आय से आप क्या समझते हैं? आय से हम यही समझते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक आय क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा। जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक मेहनत करे, टेम्पू चलाए, रिक्शा चलाए ना, बुलेट चलाए, अथवा मानसिक कार्य करता है, दिमाग लगाए, भेजा लगा कमाए ना, तो उसके बदले जो उसको मिलता है, जो परिश्रम होता है, जो परिश्रम मिलता है उसको ही उस व्यक्ति का क्या कहते हैं? आय कहते हैं। चलिए घरेलू सकल उत्पाद क्या होता है? घरेलू सकल उत्पाद किसी देश में किसी दिए हुए वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं की जो कुल मात्रा उत्पादित की जाती है उसको ही हम लोग सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय क्या होता है? राष्ट्रीय आय में देश की कुल आय की जनसंख्या जो राष्ट्रीय आय कितना है और देश की कुल जनसंख्या को भाग दे दीजिए, प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा। यही आपका फॉर्मूला है। अगला देखिएगा नेशनल लिंक पर। अगला देखिए स्वच्छ एवं ईमानदार प्रशासन क्या होता है? बिहार के आर्थिक विकास के लिए स्वच्छ, कुशल और ईमानदार प्रशासन की जरूरत है। देखो आधारिक संरचना का विकास कैसे हुआ वो लिख लेना। अगला है कि गरीबी ही गरीबी को जन्म देती है। क्या है? गरीबी ही गरीबी को जन्म देती है। देखो ध्यान से, गरीबी ही गरीबी को जन्म देती है। गरीब इसलिए है क्योंकि वह उसके पास जो है आय की कमी है, जिसके कारण वे गरीब हैं। उनकी अशिक्षा है, अज्ञानता के कारण बच्चे को पैदाइशी अधिक होते हैं, उनके पास ज्ञान नहीं होता है। 2 4 गो नहीं, हम 2 हमारे 2 10 12 गो बनाता है सब। तो ये सारी बातें हैं जिसके कारण उनकी अगली पीढ़ी जो है गरीब हो जाती है। यही गरीब का कुचक्र अनवरत चलता रहता है, अर्थात इसका अर्थ होता है कि गरीबी गरीब को ही क्या करती है? जन्म देती है। तो इस प्रकार की वस्तुएं जो है इसको छोड़ दिए, आगे बढ़िए। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्तियों के पास होता है उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। यह पूंजीवादी तथा समाजवादी दोनों होते हैं। निजी व्यक्ति अपने हित के लिए उद्योग चलाता है, जो कि सरकार जो है आम जनता के लिए चलाती है। सतत विकास क्या है? वैसा विकास जो टिकाऊ और निरंतर चलता है उसे सतत विकास कहते हैं। सतत विकास के भी दूसरा डेफिनेशन है। चलिए आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं? आर्थिक नियोजन का अर्थ होता है राष्ट्र की प्राथमिकता के अनुसार देश के साधनों का विभिन्न विकास में प्रयोग करना। ऐसी क्रिया जो पहले से सोच समझ करके एक निश्चित समय के लिए
अंदर सामाजिक और आर्थिक विकास की प्राप्ति के लिए देश में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करना आर्थिक नियोजन कहलाता है। मानव विकास रिपोर्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या होता है? SDP HDR मानव विकास रिपोर्ट एक संगठन है जो मानव विकास के तर्ज पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। मानव विकास रिपोर्ट के द्वारा विभिन्न देशों के लोगों की तुलना, लोगों की शैक्षणिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य की स्थिति और प्रति व्यक्ति आय की जिम्मेदारी जो क्या होती है, आर्थिक शब्द जो है प्रयोग किया जाता है। चलिए हटाइए। चलिए ये क्वेश्चन आप याद करके ही जाने हैं। देखिए क्या क्वेश्चन कहता है। क्वेश्चन है कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के कारण बताइए। चलिए बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन क्या कारण है उसको व्याख्या करिए। देखिए बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के अनेक कारण हैं जो इस प्रकार है। पहला कारण क्या है? बिहार में तेजी से जनसंख्या बढ़ रहा है जिससे विकास कम होगा, साधन कमी होगी। दूसरा, बिहार में आर्थिक संरचना का अभाव है, जैसे सड़क, बिजली। धीरे धीरे ये बन रहा अभी। बिहार की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कृषि पर आधारित है ना, तो कुछ फैक्ट्री वगैरह नहीं है तो कृषि पर आधारित रहना पड़ता है बिहार को। अगला पॉइंट, बिहार के प्रशासनिक स्थिति ऐसी हो गई है कि पारदर्शिता का अभाव है जिससे भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, घूस दो और घूस लो। अगला है बाढ़ में बाढ़ तथा सूखे से सुखाड़ बहुत ही क्षति होती है। बाढ़, बिहार में बाढ़ आ गया तब गजन है, सुखाड़ आ गया तब गजन है। उत्तरी बिहार में हर साल कम या अधिक बाढ़ आ ही जाता है। उत्तरी बिहार में बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के अगर चांसेस हैं तो कैसे हो सकता है? सबसे पहला होगा जनसंख्या पर आप नियंत्रण कीजिए। राज्य में तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोक लगा दिया जाए। दूसरा है कृषि का तेजी से विकास किया जाए, खेती किया जाए। बिहार में कृषि जो है ना वो क्या है, जीवन का आधार है। अतः कृषि में नए यंत्रों का प्रयोग करके कृषि की क्षमता को क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। चलो अगला है बाढ़ का नियंत्रण। बिहार विकास में बाढ़ का एक बहुत बड़ा बाधक है। बुद्धों का विकास कीजिए, गरीबी को दूर कीजिए, शांति की स्थापना कीजिए। ये जो क्वेश्चन है ये अर्थशास्त्र का है जो हम पहले वीडियो में बता चुके हैं। आपको इतना ही पढ़ना है। सतत विकास का ATM पर सरकारी सेवा, व्यवसायिक, उपभोक्ता, ये सारा चीज़ हम आपको पढ़ा ही दिए। अब चलिए क्वेश्चंस क्या कहता है कि आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है कैसे? तो आतंकवाद जो है लोकतंत्र की चुनौती होता है क्योंकि यह जान माल की क्या करता है, क्षति करता है। बात सही है। मनोबल को तोड़ देता है। इतना ही नहीं, यह देश के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक ढांचे को भी प्रभावित करता है। आतंकी घटनाओं के राजनीतिकरण होता है ना, उसको भी यह बात जो है समक्ष रूप से क्या होने लगता है। चलिए ये सारा चीज उसी में कहा। परिवारवाद क्या है? देखिएगा परिवारवाद क्या है। सत्ता का हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंप देना ही परिवारवाद है। इसके अंतर्गत राजनीतिक दल के अध्ययन चुनाव में अपने ही परिवार के सदस्यों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जाता है, टिकट दिया जाता है जिससे कि वह अपने सीट को बरकरार रखें। आर्थिक अपराध क्या होता है? देखिएगा बिना आयकर चुराए। देखो आर्थिक अपराध क्या होता है, देखिएगा बिना आयकर चुराए नहीं चुकाए धन एकत्र करना आर्थिक अपराध है। यह काम कुछ व्यापारी और कुछ उद्योगपति क्या करते हैं, इस काम को करते हैं। घूस में धन वसूल कर धन एकत्र करना आर्थिक अपराध है। सरकार से छिपकर आर्थिक अपराध प्रतिदिन हो रहा है, ये सबको पता है। अगला क्वेश्चन है सूचना का अधिकार कानून लोकतंत्र का रखवाला है तो कैसे? देखिएगा सूचना का अधिकार कानून लोकतंत्र का रखवाला है क्योंकि यह कानून लोगों को जानकर बनाता है। यह लोकतंत्र की रखवाले सदस्यता ग्रहण करना चाहता है। चलिएगा आगे चलते हैं।
चलिए देखिए क्या कहते हैं। राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं? वैसा राजनीतिक दल जिसका अस्तित्व पूरे देश में होता है उसको राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहते हैं। लेकिन चुनाव आयोग के अनुसार राजनीतिक दल उसे कहते हैं जिसे लोकसभा में कम से कम 4 सीट या 2% अर्थात 11 सीट प्राप्त हो। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं? तो सत्ता की साझेदारी से हम यही समझते हैं कि ऐसी साझेदारी जिसके अंतर्गत सत्ता का बंटवारा केंद्रीय तथा प्रांतीय स्तर पर होता है। सत्ता की शक्तियां किसी एक ही बिंदु पर सीमित नहीं होती है, वह विभिन्न रूपों में बंट जाती है। यह व्यवस्था कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका में बंट जाता है। अगला क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है? तो ध्यान से देखिए, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में बहुत अधिक महत्व रखती है क्योंकि लोकतंत्र एक ऐसी शक्ति या फिर शासन व्यवस्था है जो लोगों के लिए क्या करती है? लोगों के लिए काम करती है। आगे चलते हैं। बिहार में छात्र आंदोलन जो हुआ था, बिहार में हुए छात्र आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? देखिएगा 1971 होना चाहिए। चलिए मिला लीजिए, इसको छोड़ दीजिएगा। कांग्रेस द्वारा गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। बांग्लादेश का निर्माण करने तथा वहां से शरणार्थियों के क्या करना? शरणार्थियों के कारण भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर देना। ठीक है, बेरोजगार तथा भ्रष्टाचार का बढ़ाना और खाद्यान्न में जो कमी आना, यही कारण है। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था हरे वृक्ष को काटने से बचाना तथा कृषि उपकरण बनाने के लिए अंगू के वृक्षों की प्राप्ति की प्रार्थना कर सरकार द्वारा न्याय नहीं देना और उसे व्यवसायिक कार्य हेतु नीलाम कर देना। स्वतंत्र राजनीतिक संगठन क्या होता है? पढ़ते रहिए, स्वतंत्र राजनीतिक संगठन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो मोस्ट VVI क्वेश्चन एम लिखे हुए हैं। भारतीय किसान यूनियन की प्रमुख मांगे क्या थी? भारतीय किसान यूनियन की प्रमुख मांगे क्या है? ध्यान से देखिए। तो हमने आपसे कहा कि जो है इनकी प्रमुख मांग क्या थी? गन्ना, गेहूं खरीद मूल्य वृद्धि कर दीजिए, पैसा बढ़ा दीजिए। ठीक है, दूसरा क्या हुआ था? देखिए, कृषि के उत्पादक को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने लगी जो क्या होती है? पाबंदी। उसको पाबंदी कर देना, बंद कर देना। अगला देखो, ये तो क्वेश्चन है जो आप पढ़िए। चलिए आगे पूछेगा, दल बदल कानून क्या है? देखिएगा, दल बदल कानून किसी संसाधन या विधेयक द्वारा अपने दल को त्याग कर दूसरा का दल में चल जाना ही दल बदलू कहते हैं। संघ राज्य का अर्थ बताइए। संघ राज्य का अर्थ क्या होता है? देखिएगा, सत्ता का वैसा वितरण जिसमें दोहरी सरकार होती है। एक केंद्र सरकार की स्तर सरकार तथा दूसरी जो है क्षेत्र स्तर की सरकार होती है। ठीक है, चलिए इसकी विशेषता बताना है कि संघीय शासन की विशेषता क्या है। संघीय शासन की विशेषता ये है बाबू कि वो संघीय शासन की व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्र सरकार और उनकी विभिन्न अनुशासनिक इकाइयों के बीच बंट जाता है। संघीय व्यवस्था में दोहरी सरकार होती है। यह केंद्रीय स्तर की सरकार जिसके अधिकार क्षेत्र में
राष्ट्रीय महत्व के विषय होती हैं, दूसरे स्तर पर उनको प्रांतीय स्तर का भी दर्जा दिया जाता है। लोकतंत्र हर सामाजिक विभिन्नता ना का रूप ले लेती है, तो उसके बारे में लिखा गया है। अब पढ़िए धीरे धीरे। ये राजनीतिक दल में आपको इतना क्वेश्चंस पढ़ के जाने हैं, जो मैंने पहले वीडियो में बताया था, इसको देख लीजिए धीरे धीरे। इतना आपको पढ़ के जाना है, इससे बाहर कुछ भी नहीं। ये धान्य ऑनलाइन क्लासेज हैं, लाइक करो यार, शेयर भी करो, दूसरे तरफ से भेजो। चलो पांडुलिपि क्या है इसको पढ़ते हैं। ये पांडुलिपि जो है ना, इतिहास का क्वेश्चन है जो चालू हो रहा है। इसकी उपयोगिता क्या होगी देखिएगा पांडुलिपि के बारे में। पांडुलिपि एक जो हस्तलिखित पुस्तक है, हस्त से लिखा गया है, जिसे देख करके आधुनिक काल में क्या होता है, उसका कंपोज होता है और छपाई होता है। जब मुद्रण यंत्र की व्यवस्था नहीं था ना, तब विश्व में भारत ही एक ऐसा देश था, पूरे विश्व में भारत ही एक ऐसा देश था, ऐसा देश था जहाँ अत्यंत स्थायी और महत्वपूर्ण रामायण भी मिले हैं, महाभारत भी मिले हैं। जहाँ कुछ व्यवस्था नहीं था, वहाँ रामायण, महाभारत, पुराण, उपनिषद और पांडुलिपि लिखी गई हैं, जो बाद में पुस्तक के रूप में मुद्रित हो गई। पहले से ताड़पत्रों विभिन्न प्रकार से जो है भिन्न भिन्न माध्यम से लिखा गया था, ताड़पत्र पर लिखा गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व बाजार किसे कहते हैं। तो विश्व बाजार, जिसे हम विश्व भर की सभी वस्तुएं आम लोगों के लिए खरीदने के लिए उपलब्ध होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, विश्व बाजार बोलते हैं। उस विश्व बाजार में सभी लोग जाकर के, छोटे बड़े जो भी लोग हुए हैं, जाकर के अपना जो वस्तु खरीदना है खरीद सकते हैं। चलिए औद्योगिक क्रांति क्या होता है देखिएगा। और उत्पादन के क्षेत्र में आधुनिक मशीनों और वाष्पन शक्ति की आयोग से जो अचानक विकास में परिवर्तन हुआ, उसे हम औद्योगिक क्रांति कहते हैं। आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं, तो आर्थिक संकट से हम यही समझते हैं कि वैसी स्थिति, कहता है कि वैसी स्थिति जिनसे लाखों लोग बेरोजगार हो जाते हैं, बैंक की जो है दयनीय स्थिति आ जाती है, बैंक से आप पैसा नहीं दे पाते हो, तो ये सब जो है किसके अंतर्गत आ जाएगा, आर्थिक संकट के अंतर्गत आ जाएगा। आपका बेसिक स्ट्रक्चर इतना खराब कि आप खाने को पैसा नहीं है, कोई आपसे मांग भी नहीं सकता, और जो दिया है फिर दे नहीं सकता, तो ये सारी समस्या। चलिए अगला क्वेश्चन से भूमंडलीकरण किसे कहते हैं। चलिए भूमंडलीकरण से हम यही समझते हैं कि जब विश्व एक बाजार के रूप में कार्य करने लगता है, तब दुनिया के सभी भागों में आपस में जोड़ दिया जाता है। जब विश्व बाजार का मतलब यही होता है, दुनिया के सभी भागों को कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। चलिए पढ़िए। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार की स्थिति को क्या किया जाए, बनाया जाए, और विश्व शांति स्थापित किया जाए। क्या किया जाए, विश्व शांति स्थापित किया जाए। इसी सम्मेलन के फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई। बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होता है देखिएगा। बहुराष्ट्रीय कंपनी किसको बोलते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो अपने देश के अलावा दूसरे देशों में भी क्या करती है, अपना उद्योग चलाती है। अगला क्वेश्चन है छापखाना क्या होता है। वही जो प्रिंटिंग मशीन होता है उसको पहले छापखाना बोलते थे ना। चलिएगा छापखाना जो होता है उसके बारे में देखिए। क्या कहता है कि छापखाना एक जो है ऐसा साधन है या फिर एक ऐसा स्थान है जहां मुद्रक यंत्र के प्रयोग से कागज पर छपाई देता है। उसके बाद से लिखा है कि छापखाना जिसको बोलते हैं
के कारण आज किताबों की भारी जो संख्या में छपाई संभव है। छापखाना से ही ये सब काम हो पाया है। ये नहीं रहता तो किताब तब नहीं छपाता। गुटेनबर्ग के बारे में थोड़ा सा पढ़ना। गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी के थे ही। उनका जन्म जो है एक कृषि जमींदार व्यापारी परिवार में हुआ। आधुनिक छापे खाने का आविष्कार गुटेनबर्ग को ही माना जाता है। उसी ने ही बनाया था। ठीक है। बाइबिल देखो, बाइबिल एक ईसाई ग्रंथ होता है। ईसाई इसे सर्वाधिक पवित्र मानते हैं। इसमें ईसा मसीह के बारे में ना वर्णन किया गया है। ठीक ना, और कुछ नहीं। सर्वप्रथम प्रेस द्वारा इसे ग्रंथ को रिलीज किया गया, छापा गया। ध्यान रहे इसके पहले आपका रामायण महाभारत हो चुका था। रेशम का मार्ग क्या है देख लीजिए स्क्रीनशॉट। मराठा के बारे में इतना है, पढ़ लीजिए। यंग इंडिया का ये उदाहरण है। और वर्कानूर प्रेस जो है ये है। अगला चलिए, मेरठ षड्यंत्र से हम यही समझते हैं कि आंदोलन मार्च 1920 में सरकार ने इस आंदोलन को दबाने के लिए 31 मजदूर नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। जिन्हें मेरठ लाकर के 4 वर्षों तक मुकदमा चलाया गया। इसे ही मेरठ षड्यंत्र या फिर मेरठ केस कहते हैं। जतरा भगत के बारे में, जो कि लड़का लोगों का उत्तर भी था। जतरा भगत कौन है तो आप पढ़िए जतरा भगत जी के बारे में। देखिए जतरा भगत कौन है। जतरा भगत जो है वो जो है उड़ीसा के रहने वाले हैं। उड़ाव जाति के थे, जो खोड़ का चल रहे आंदोलन के नेता थे। यह आंदोलन अहिंसक था। ठीक ना, गांधी जी। ये आंदोलन अहिंसक था। जतरा भगत के सामाजिक एवं शैक्षणिक समाचार सुधार पर उसको क्या किया जाएगा, बल दिया जाएगा। और आदिवासियों को मांस मछली जो है न खाएं, इसको बहिष्कार करने के लिए उन्हें प्रेरित किया जाएगा। न वे आदिवासी को नृत्य को छोड़कर शिक्षा प्राप्त करने से बाधित किया जाएगा कि वो नाचे नहीं, वो क्या करें, पढ़ाई करें। चलिए अगला क्वेश्चन से, औद्योगिकरण में नेताओं की जो आजीविका की स्थिति है वो कैसी है उसके बारे में पढ़िए। हम सभी जानते हैं कि औद्योगिक के नए यंत्र आ रहे हैं, नया प्रयोग आ रहा है। और कम से कम समय में उसको क्या करना, अधिक मात्रा में वस्तुओं का जो आदान प्रदान करना होता है। ये जिससे आर्थिक संख्या जो है क्या होते हैं, आर्थिक संख्या जो है ये सब होता है। चलिए व्यवस्था। असलम पद्धति के बारे में देख लीजिए। असलम पद्धति क्या होता है। जमींदार की बेरोजगारी करनी पड़ती है, इन्हें मजदूर में जो है अनाज मिलता है। ये सब होता है असलम पद्धति में। अगला क्वेश्चन है, शहरों ने किन किन नई समस्याओं को जन्म दिया है। तो शहरों ने कौन कौन सी समस्याओं को जन्म दिया उसका लिस्ट नहीं रखे हैं। पानी, स्वच्छ, ऐसे ही कुछ। ठीक ना, चलिए। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ तक हो गया है। चलिए आगे चलते हैं। ये हो गया था, पढ़ लीजिए। चलिए हाँ आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, गांधी डरविल जो है पैक्स अथवा उनके दिल्ली समझौता हुआ था उसके बारे में है ये। सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ देंगे। अवज्ञा आंदोलन की सफलता में अंग्रेजों को हिला कर रख दिया। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था उसकी बात कर रहा है। अंग्रेजों की कुर्सी हिलने लगी, जिसके कारण उन्हें समझौता वार्ता के प्रस्ताव को रखा। मार्च 1931 को गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच समझौता हुआ, जिसे हम गांधी इरविन पैक्ट या फिर दिल्ली समझौता के नाम से जानते हैं। अगला चलते हैं, चंपारण सत्याग्रह में क्या हुआ था।
देखिए, चंपारण जिले में बिहार के चंपारण जिले में नील की खेती करने वाले किसानों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ गांधी जी ने सत्य और अहिंसक पूर्वक तरीके से क्या किया था, एक आंदोलन चालू किया था। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। मेरठ षड्यंत्र क्या है, ठीक है। चलिए, खिलाफत आंदोलन क्या होता है। 1920 में भारतीय मुसलमानों द्वारा तुर्की के प्रति ब्रिटेन की अपनी नीति बदलने के लिए एक जोरदार आंदोलन पर किया। इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं खिलाफत आंदोलन। रॉयल एक्ट कानून क्या है, हम इससे यही समझते हैं कि यह एक ऐसा कानून था जिसमें किसी भी भारतीय को बिना अदालत में मुकदमा चला, बिना कोई वारंट पेपर के उसको उठाया और जेल में बंद कर दिया जाता था। इस कानून को अंग्रेजों ने 1919 में पारित किया था। क्वेश्चन आता है कि रॉयल एक्ट कानून कब लागू किया गया था, तो 1919 में, जिसका उद्देश्य अंग्रेजी शासन के विरुद्ध बढ़ रहे आतंक एवं असंतोष को दबाना था। दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य है, तो देखिएगा, दांडी यात्रा का यही उद्देश्य था कि समुद्र के पानी से नमक बना करके अंग्रेजी कानूनी का करना, अंग्रेजी कानून की धज्जियां उड़ाना। इस यात्रा में 6 अप्रैल 1930 को, देखिएगा इस यात्रा में इस पॉइंट को पढ़ना पड़ेगा सर। 1930 गांधी जी, 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी 78 अनुयायी के साथ 24 दिन की पद यात्रा के पश्चात कहाँ पहुँचे थे, वो दांडी पहुँचे थे। समुद्र के पानी से नमक बनाया और नमक बना करके अंग्रेजों के नियमों का उल्लंघन किया और अपनी गिरफ्तारी भी उन्होंने क्या कर दिया, दे दिया। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर क्रांति। अक्टूबर क्रांति, लेनिन ने बल प्रयोग द्वारा करेंसकी जो है सरकार को उलट देने का निश्चय किया। सेना और जनता दोनों ने उनका साथ भी दिया था। 7 नवंबर 1917 ईस्वी जो रूसी कैलेंडर के अनुसार था, क्या हुआ था, उसमें बोल्शेविकों ने पेट्रोग्राद के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी तथा अन्य सरकारी भवनों अधिकार कर लिया था। अन्य सरकारी भवनों को क्या किया था, अपने जब्त में कर लिया था। करेंसकी जो है वह रूस छोड़ करके भाग गया। जिस प्रकार जो है बोल्शेविकों जो क्रांति संपन्न हुई ना, चलिए इसे ही हम लोग अक्टूबर क्रांति के नाम से जानते हैं। चलिए, मेटरनिख युग देखेंगे। ऑस्ट्रिया के चांसलर के रूप में मेटरनिख ने 1815 से 1848 तक शासन किया। शासनकाल के दौरान उसने यूरोप के राजनीतिक में इतनी प्रमुख भूमिका निभाई कि इसके शासन को ही मेटरनिख युग कहा जाने लगा। जर्मनी के एकीकरण की बाधा क्या थी, उसको पढ़ना है। देखिएगा, जर्मनी के एकीकरण की मुख्य बाधा क्या है। पहला बाधा है कि राष्ट्रवाद की भावनाओं को क्या करना, उसकी भावनाओं का अभाव था। अगला है, जर्मनी पूरी तरह से विखंडित था जिसमें 300 छोटे छोटे राज्य थे। जर्मनी में राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक विषमता थी। जर्मनी में राष्ट्रवाद का अभाव था। जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप तथा मेटरनिख के प्रतिक्रियावादी नीति का क्या होता है, सर्वप्रमुख कारण है। मेटरनिख युग क्या है, पढ़ लीजिए। 1815 के वियना सम्मेलन की मेजबानी मेटरनिख ने किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था यूरोप में शांति संतुलन स्थापित करना ना। चलिए आगे देखिए, 1857 के फ्रांसीसी क्रांतिकारियों के कारण, ये तो हम फर्स्ट में ही क्वेश्चन से लिखे हुए हैं जो आने की संभावना है। चलिए ध्यान से देखिए, अब इसको पढ़ लेते हैं। 1857 की क्रांति के बाद लुई फिलिप फ्रांस का राजा बना। उसने विरोधियों को क्या कर दिया, खुश करने के लिए सन 1840 में गिजो का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। फट सेना जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था ना, वह किसी की तरह वैधानिक, सामाजिक
एवं जो है आर्थिक सुधार किया जाए। लुई फिलिप भी केवल पूंजीपतियों के साथ वो रहना पसंद करते थे, जिसके कारण गिच्चो के शासनकाल में फ्रांस में भूखमरी और बेरोजगारी प्राप्त होने लगी। उसके बाद से क्या हुआ? सुधार। देखो ध्यान से, सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1848 को देश के पेरिस में थियर्स के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया। जगह जगह अवरोध लगाया गया और लुई फिलिप को क्या किया जाएगा? गद्दी को छोड़ करके भागने पर मजबूर कर दिया गया। 24 फरवरी को लुई फिलिप भाग गया भगोड़ा। अगला क्वेश्चन है, इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका बताइए। देखिएगा क्या हुआ तो समझिए। 1848 में फ्रांसीसी क्रांति के बाद में वो जो पूरे यूरोप में क्रांति का जो है लहर आ गया, ठीक है। ऑस्ट्रिया द्वारा इतने कुछ भाग पर ऑस्ट्रिया किए जाने लगा। ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप से क्या होता है? इटली में जनवादी आंदोलन को कुचल दिया गया, परंतु धीरे धीरे इन आंदोलनों के कारण जग जागरूकता बढ़ रही थी। इटली में नया शासक विक्टर एमेनुअल, जिसको 172 दारी सोने का घड़ा मिला था, ठीक है। चलिए, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने के लिए उसका उत्तर है, पर स्क्रीनशॉट लीजिए, पढ़ लीजिए। अब आते हैं गैरीबाल्टी के बारे में। देखिए, गैरीबाल्टी पेशे से नाविक था ना, और वह मेजनी के विचारों का समर्थक था। ये इतिहास का क्वेश्चन था जो आपको पढ़ना था अपने नोटबुक से। आप आराम से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई हमको परेशानी नहीं है। इसमें का जो छूटा हुआ है वो अपने नोटबुक से करेंगे। आते हैं अब आपदा में। तो आपदा बहुत ही सिंपल है, आप चिंता मत कीजिए। आपदा में जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कि बाढ़ क्या है, सुखाड़ क्या है, आग कैसे लगता है, आग लग गया तो बुझाना कैसे है, ठीक है। ये सारा चीज़ उसमें होता है। चलिए, सबसे सार्वजनिक टेलीफोन ऑप्शन के अनुसार इसका उत्तर मारते हैं। चलिए, अगर आग लगने की स्थिति में क्या कर पाना चाहिए? तो आग लगने की स्थिति में आग में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालना चाहिए। हाँ, उसके बाद से घायलों को ताकत प्राथमिकता दे करके क्या करना चाहिए? अस्पताल में पहुंचाना चाहिए। प्राथमिक उपचार में बड़ा जो है योगदान होता है ना जी। चलिए, पानी डालना, पानी ठंडा सालाना, भूकंप और सुनामी की स्थिति। देखो, जब भी रहेगा तो बाढ़, भूकंप और सुनामी से ही क्वेश्चन से रहेंगे, उसका उत्तर आप पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए, आकस्मिक प्रबंधन को स्थानीय प्रशासन की भूमिका पर क्या करना है? देखिए ध्यान से, अब बाढ़ नियंत्रण कैसे करना है? बाढ़ आ जाता है तो उसको कैसे रोकना है, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा। देखिएगा, हमने कहा कि बाढ़ के बारे में बताइए। देखिएगा, बाढ़ नियंत्रण के अनेक उपाय हैं। नदी, तालाब आदि के बांधों का कर और ही ऊंचा कर दो बांध के। दूसरा ऑप्शन क्या है? नदी के सरकारी ढलान वाले क्षेत्रों में घास लगा दीजिए, तब बाढ़ रुक जाएगी। अगला पॉइंट, नदी के किनारे ना बांधों पर अनेक प्रकार के बाग, पेड़ पौधे लगाकर भी बाढ़ को क्या करते थे? नियंत्रित करते थे। अगला क्वेश्चन है, सूखे की स्थिति अगर आता है, सुखाड़ आता है, तो अब क्या करेंगे? वर्षा की भारी कमी के कारण सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होती है। सुखाड़ की स्थिति में मृदा में नमी की मात्रा जो है औसतता से क्या होती है? कम हो जाती है। भूकंप के केंद्र और अधिकेंद्र के बीच अंतर बताइए। देखिएगा, भूकंप का केंद्र क्या होता है? भूपटल के नीचे का जो कंपन होता है ना, उसको ही हम लोग भूकंप कहते हैं।
मतलब धरती का हिलना ही भूकंप कहलाता है। जबकि भूपटल पे वे केंद्र जहां भूकंप के तरंग का सर्वप्रथम अनुभव होता है उससे अत्यधिक अधिक केंद्र कहते हैं। ठीक है, आगे लिखे हैं कि प्रमुख भूकंपीय तरंगों से आप क्या समझते हैं। तो भूकंपीय तरंगों से हम यही समझते हैं कि भूकंप तरंग होते हैं, यह मुख्यतः 3 तरह का होता है, पी तरंग, इस तरंग और कौन तरंग प्ला तरंग। चलो, बाढ़ और सुनामी में अंतर स्पष्ट करना है। भूकंप जो है ना, भूकंप और सुनामी के बीच पृथ्वी के सतह पर कंपन होने के कारण क्या होता है, कंपन आता है। जबकि समुद्र में कंपन होने के कारण सुनामी आता है। समुद्र में अगर भूकंप आएगा, कंपन होगा, तब याद कीजिएगा। ठीक है, चलिए।